पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज है। भोपाल से लेकर मथुरा और द्वारका तक नंदलाल के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश वासियों के लिए कई बड़े ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इनमें भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया। उन्होंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण सिर्फ भक्ति और आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि उनका गीता का संदेश, कर्मयोग और नीति आज के शासन और समाज के लिए भी सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के आदर्शों को अपनाकर मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। सीएम हाउस में हुआ जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे 1000 बाल गोपाल। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से खिलाई माखन मिश्री। बाल गोपालों को बांटे कान्हा के चित्र। महलपुर पाठा में बनेगा भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। हर विकास खंड में गोकुल गांव विकसित करना। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन जैसे संवाद केंद्र खोलना। कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों का विकास करना। सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम व जाना पाव को विकसित करना। श्री कृष्ण पाथेय का विकास कर उन स्थानों को सजाना संवारना। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सरकार कर रही काम। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन जैसे संवाद केंद्र खोले जाएंगे। कृष्णायन जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को बढ़ावा देना। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द वो बोलना भी बड़ा खराब लगता है। एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। वहीं सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। गोकुल ग्राम पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने बनाए थे, लेकिन आज एक भी गोकुल गांव दिखाई नहीं दे रहा है। पंचजा अभियान भी कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों को भ्रम में डालने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता अब ये गोलियां झेलते झेलते थक चुकी है। कितनी गोली खाएगी? पंचजा बनाया था, कहाँ है पंचजा? एक आध ढूंढ के बता दें भाजपा के नेता लोग। गोकुल ग्राम तो बनाए थे किसने? जब मुख्यमंत्री थे गौर साहब। एक भी गोकुल ग्राम अगर बता दें ढूंढ के कि ये है गोकुल ग्राम, 101 रुपए का टीका मैं ही करने चला जाऊंगा, सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए। 2070 में हम ये करेंगे, 2047 में हम ये करेंगे, 25 में क्या करोगे ये भी तो बताओ कभी। बहरहाल जन्माष्टमी के मौके पर जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री कृष्ण के आदर्शों को शासन और विकास से जोड़कर कई बड़े ऐलान किए हैं, वहीं कांग्रेस ने इन घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी इसे सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़े विकास कार्य बता रही है, तो कांग्रेस इन्हें पुराने वादों की पुनरावृत्ति और जनता को गुमराह करने का प्रयास करार दे रही है। अब देखना ये होगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े मोहन सरकार के ये संकल्प प्रदेश में आस्था और विकास का संगम साबित होते हैं या फिर विपक्ष के आरोपों के बीच केवल राजनीतिक घोषणाएं बनकर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मोहन के कृष्ण मंत्र की। दरअसल आज जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है और पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस बार इस उत्सव की छटा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सरकार ने प्रयास किए और ये 5 दिवसीय पर्वोत्सव हो गया है। ये हल्दर छठ से शुरू हुआ था जब भगवान बलराम का जन्म जयंती मनाई गई
और 2 दिन पहले, और ये 2 दिन बाद तक चलेगा। कुल मिलाकर ये 5 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और आप देखिए आज मुख्यमंत्री हाउस में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ और मुख्यमंत्री खुद एक अलग ही रंग में नजर आए। 1000 से ज़्यादा वहाँ बाल गोपाल थे, वहाँ माखन मिश्री बांटी गई, मटकी फोड़ी गई, एक अलग उल्लास का वातावरण, एक अलग उत्साह का वातावरण। अच्छा, आप देखिए कृष्ण एक ऐसे आराध्य हैं कि जो हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में उनके बिना कुछ काम चलता नहीं है। शास्त्र नीति हो, युद्ध नीति हो और राजनीति, राजनीति के तो सबसे बड़े खिलाड़ी कृष्ण ही हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब सरकार उनकी नीति पर चलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और कुछ घोषणाएं तो मुख्यमंत्री बहुत, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली तब से कृष्ण को लेकर उन्होंने बहुत सारे घोषणाएं की। मध्य प्रदेश में जो कृष्ण से जुड़े लीला स्थल हैं उनको धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील किया जाएगा। सांदीपनी आश्रम तो है ही उज्जैन में, डेवलप किया जाएगा। इधर चले जाएं महू के पास जाना पाव में, जहां भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र उनको भेंट किया। तो ऐसे पवित्र स्थल मध्य प्रदेश में, धार में रुक्मणी जी को लेकर एक बड़ा पवित्र स्थल है। इन सभी का नए सिरे से डेवलपमेंट सरकार करेगी। राम वन गमन पथ की बात हुई, कृष्ण पाथे की अब बात हो रही है। तो कुल मिला के सरकार कृष्णमय है। और मोहन यादव जी के आने के बाद से श्री कृष्ण पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बरस रही है। श्री कृष्ण, गौवंश, गौपालन, इन सब पर सरकार का ध्यान है। अब ये देखना होगा कि ये जो सरकार जिन लक्ष्यों को लेकर चल रही है वो कितने फलित हो पाते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर क्यों हो रही है सियासत? त्योहारों पर राजनीति कितनी जायज? जनता को कितना जोड़ पाएगा आस्था और विकास का ये संगम? कांग्रेस क्यों लगा रही जनता को भ्रमित करने का आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि इस हर्ष और उल्लास के पावन पर्व पर अपन भी हर्ष और उल्लास के साथ ही इस डिबेट में शरीक होंगे। और शुरुआत में डॉक्टर वाणी जी आपसे करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ सीएम हाउस में और मुख्यमंत्री जी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई और प्रदेश के लोग भी उनके साथ शरीक हुए। इसके साथ अलग अलग मध्य प्रदेश में इस बार बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को, प्रमुख धार्मिक स्थलों को, इवन होटलों को भी आकर्षक साज सज्जा का स्वरूप दिया गया। सरकार ने घोषणा भी की, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जो सर्वश्रेष्ठ साज सज्जा वाले जगह होंगी उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब सवाल ये है कि सरकार की जो, निश्चित तौर पर ये सही है कि संस्कृति राजनीति इनका एक संगम हो, लेकिन इनके बीच एक बैलेंस भी हो। तो मैं एक तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार का ये जो स्टैंड है राम के साथ साथ कृष्ण, इसको आप कैसा देखती हैं? और ये जो परिवर्तन नए नए जो हो रहे हैं उसको आप किस व्यू में लेती हैं? सबसे पहले आपके श्रोताओं को, मेरे साथी गणों को और तमाम जनता सबको कृष्ण के इस प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जहां जहां अपने जीवन में कुछ खास पल बिताए हैं मध्य प्रदेश में, उन स्थानों को, उन जाने माने स्थानों को अब भव्य रूप से समाज के लिए तैयार किया जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले पुरातत्व विभाग, धर्माचार्य और साहित्यकारों के साथ जो एक समिति बनाई थी और इसके लिए विचार किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि श्री कृष्ण परंपरा, न्याय, समरसता, महिला सशक्तिकरण, समर्पण, त्याग, एक वैदिक ज्ञान, साथ में आपने भी कुछ बताया कि राजनीतिक ज्ञान हो, शस्त्र कला हो, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिसमें वो निपुण थे। और
जरूरत है कि हम अगर समाज की सब वर्गों की प्रगति चाहते हैं तो हम कुछ संस्कार अपने उपयोग में लाएं, कुछ तरीके, कुछ उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ति के लिए कुछ ऐसे हमारे पुराने इतिहास से जोड़ें, क्योंकि तभी युवा पीढ़ी को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को हमारा गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए उन्हें समाज में नया और अच्छा नेतृत्व देने के लिए तैयार कर सकते हैं, और इसी की पहल है। आपने एक और चीज भी बोली कि गौ संवर्धन, ग्रामीण विकास और कृष्ण के ऊपर बहुत सारा अध्ययन करने के लिए, ये सारे मुद्दे जो हैं, हम उनको अगर सिमट कर एक ही तराजू में अगर तोलें तो आपको सब जगह सिर्फ विकास एक परिभाषा मिलेगी। क्योंकि ग्राम मतलब हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है, यदि ग्रामीण क्षेत्र से और सुदृढ़ हो तो बिल्कुल प्रदेश में बहुत उन्नति की लहर होगी। ठीक बात। समर सिंह जी, एक तो इस पावन पर्व पर आपके हर्ष और उल्लास की भी मैं जानना चाहूँगा, और दूसरा कुछ आपके पार्टी में भी कोई प्रोग्राम हो तो वो भी बताइए कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। तीसरा, सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर भी अपनी टिप्पणी कीजिए। पहले अभी आपके सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, और आपको भी। पार्टी की जहां तक बात है कि आज सत्ता में बैठे कंसों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 71 कृष्ण के वंशजों को, उनके सिपाहियों को तैनात किया है। मैं सभी नवनियुक्त को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जी। जहां तक बात है संस्कृति की, जहां तक बात है कृष्ण की, जहां तक बात है राम की, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी जो नींव रखने का कार्य है वो कांग्रेस पार्टी ने करा है। मैं आज यहाँ पर स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट की स्थापना के साथ में 18 महीने की जो सरकार थी, उसके अंदर धार्मिक न्याय एवं धार्मिक विभाग को जो है पिलग्रिम एंड फेयर अथॉरिटी, तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के साथ में जोड़ा गया था। और जहां तक की बात है गोपालकों की, गोवंशों की और इसके अलावा कृष्ण की, तो 4 महीने में 1000 से अधिक गौशाला निर्माण करने का हमने लक्ष्य रखा था, उसको पाया भी था हमने। जहां तक बात है राम गमन पथ की, कृष्ण गमन पथ की, और जहां तक बात है महाकाल लोक की, तो 1996 में, माफ कीजिएगा, जो है महाकाल लोक को महाकाल वन के नाम से प्रस्तावित किया गया था, जिसको आगे बढ़ाने का काम, जिसको मूर्त रूप देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है कमलनाथ जी ने किया। तो आज जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हम उसकी बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, हम जनता के साथ में, हम धर्म के साथ में खड़े हैं। लेकिन हर चीज का श्रेय लेने से पहले उन लोगों का भी नाम कभी कभी ले लेना चाहिए जिन्होंने इसकी परिकल्पना करी। जिस प्रकार से मैंने बताया महाकाल वन, जो आजकल महाकाल लोक है, कृष्ण गमन पथ है, राम पथे है, तो जितने भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं धार्मिक भी, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डाले कि ये जो कार्य की परिकल्पना है, इसका शुरुआत जो है, इसका विचार जो जहां से आया वो कांग्रेस पार्टी से आया। ये बात अलग है, फीते काटने के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। 8-8 साल तक रिसर्च करते हैं डीआरडीओ के और इसरो के वैज्ञानिक, और पता चलता है सरकार बदली तो फीता काटने और वहां पर बटन दबाने पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है। डैम बनाने में 10 साल लगे जी, समर सिंह जी, लेकिन 10 साल लगे, 10 साल में सरकार बदल गई, डैम का फीता काटने आप चले जाते हैं। अटल टनल की बात होती है, वो बनाने का कार्य हमने प्रारंभ किया, आप गए नाम बदल के उसका फीता काट दिया। तो नहीं समर सिंह जी, असल में ये इसलिए होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट, ये हो सकता है इसलिए हो कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 96 का आपने उदाहरण दिया, महाकाल वन का डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद से तो 2003 तक आप सत्ता में रहे, तो उस दौरान ये काम नहीं हो पाया, तो इसलिए भी ये सवाल उठते हों। देखिए 96 से 2003 कुल 9 साल होते हैं। इस बीच में परिकल्पना जो है 96 में की गई, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए कितनी जगह का एक्वायरमेंट करना रहेगा, उस जो महाकाल वन जो आजकल महाकाल लोक है उसके अंदर किस प्रकार से चीजों को हम डेवलप करेंगे, और तो उसमें समय लगता है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद में हमारी सरकार चले जाने के बाद में जब 2018 में वापस सरकार आती है, तो हमने वहीं से फिर शुरुआत करी
और जो परिकल्पना को मूर्त रूप देने का कार्य, शिलान्यास का कार्य वहां पर हमने प्रारंभ किया, भूमि पूजन का कार्य हमने प्रारंभ किया। तो हम ये चाहते हैं, धर्म के साथ में है, हम इस देश के हर व्यक्ति के, हर जो अलग धर्मों का भी होगा, उनके धर्मों का, उनकी आस्थाओं का, उनके विश्वासों का पूरा सम्मान करते हैं। और उसी सम्मान के साथ में हम चाहते हैं कि जो विपक्ष है, मतलब जो पक्ष है, मान लीजिए जो सरकार है, वो हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको भी सराहना नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको आप खुले दिल से बोलिए, क्योंकि हमने भी जो कार्य कर रहे हैं वो प्रदेश की और देश की जनता के लिए कर रहे हैं। जितने फीते आप लोग, बार बार वही कह रहा हूँ कि फीते जो काट रहे हैं वो आप काट रहे हैं, कल्पना हमने करी, कुछ तो आप अपनी तरफ से जोड़िए। अब ये तो एक बार अरुण, नाम तो दीजिए। ये तो एक बार अब चूंकि मैं एक सवाल बस आपसे छोटा सा ले लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा प्रकाश जी के बाद। एक बार अरुण यादव जी ने भी ये बात कही थी कि फसल हमने बोई और काटने दूसरे लोग आ गए। हाँ, तो होता है ऐसा, लेकिन ये कांग्रेस के संदर्भ में कही थी उनने। नहीं, कांग्रेस के संदर्भ में फसल कांग्रेस ने बोई, काटने जो है बीजेपी वाले आए। वो असल में आप थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, अरुण यादव जी से कंसल्ट कीजिएगा बैठकर एक बार, वो आपको थोड़ा सा ठीक है। नहीं, उनको जब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया था तब की बात का उन्होंने ये डायलॉग मारा था ये, और बड़ा चर्चित रहा था। खैर प्रकाश जी, आपके पास ये जो सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं, ये बहुत सारी, मतलब अभी एक तब राम के बाद सरकार ने पूरा का पूरा फोकस अब कृष्ण पर किया, और शायद हो सकता है सरकार को इसमें कुछ लगता हो कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। और मध्य प्रदेश से तो कृष्ण का एक बहुत अनूठा रिश्ता रहा, उनकी शिक्षा दीक्षा ही वहाँ हुई जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ये सोचते होंगे भैया अब सरकार में हम बैठे तो थोड़ा बहुत श्री कृष्ण के लिए, उनकी सेवा में कुछ काम हम भी कर दें। बिल्कुल, आज संयोग भी देखिए आप कि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन्हीं की नाम राशि है, मोहन, और आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी योगेश्वर। तो एक अच्छा योगीराज नाम जरूर है, लेकिन अपना अपन बहुत संक्षिप्त से एक छोटे से, इसलिए सभी को पहले तो शुभकामना देना चाहता हूँ जन्माष्टमी की। हमारे समाज पे, हमारे भारतीय समाज पे दो लोगों का बड़ा, दो जिनको हम भगवान स्वरूप मानते हैं, श्री राम जी और कृष्ण जी का बहुत असर है। मतलब ग्रामीण बच्चे बच्चे पे उसका असर दिखता, संस्कार दिखता। श्री राम ने मर्यादा प्रस्तुत की कि समाज को कैसे मर्यादित होना चाहिए, परिवार को। और कृष्ण जी एक लोकनायक थे, उनके तो बहुत से स्वरूप हैं। वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, पर्यावरणविद थे, और स्त्री सम्मान पे तो मैडम ने बोला ही है। और एक लोकनायक स्वरूप है उनका, एक लोकतंत्र। हम आज लोकतंत्र की बातें करते हैं, उस युग में जब राजतंत्र हावी था, उस समय उनके लोकतांत्रिक स्वरूप दिखा था। आप गोवर्धन वाली कथा पे जाएंगे तो आपको दिखेगा इंद्र को अहंकार था कि मैं बारिश करूंगा तो फसल होगी, ये सब किसानों को, ग्रामीणों को मेरी पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूजा अर्चना बंद करवाई कि ये तुम्हारी कर्तव्य है, तुम एहसान नहीं कर रहे हो जनता पे। और उन्होंने कर्तव्य बोध कराया सत्ता को। इंद्र सत्ता स्वरूप है, तो सत्ता को ये अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छा कंपटीशन हो, अच्छा जनता के लिए जितने काम हो, अच्छा विकास करें, भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थलों को विकसित करें। लेकिन उनकी जो मर्यादा, उनकी जो सीख है, वो समाज में अवतरित होना चाहिए। और ये स्वस्थ स्वरूप है पक्ष विपक्ष का, एक दूसरे की भरपूर आलोचना भी करें, पर उसको एक विकास स्वरूप में ले जाएं, उसको एक मतलब उसकी मीमांसा करें, और सरकार उस पर काम करते हुए जनता को इस लायक बनाए कि वो अपने घरों में त्योहार अच्छे से मनाए। त्योहार मनाना सरकार का काम नहीं होता। पहले ये होता था कि वो अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी संचालित करे कि घर घर में त्योहार को मनाया जाए, जैसे पहले भी होता था। सरकार मनाए, लेकिन जनता का भी ध्यान रखे कि घर घर तक अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि बड़े उत्साह से इन त्योहारों को मनाए हों। ठीक बात। लेकिन असल में क्या, देखिए प्रकाश जी, अभी जब महाकाल लोक बना या अयोध्या का मंदिर बना, अब लोग पहले ये कहते थे कि इनसे क्या होगा, इनसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इनके बनते से ही उस क्षेत्र की इकोनॉमी में जबरदस्त बूम आया। तो क्या ये एक सूत्र सरकार के हाथ लगा कि ये बढ़िया सरकार के हाथ में ये सूत्र लगा, उनका एक राजनीतिक, वो भाजपा का जो उत्थान ही हुआ है राम मंदिर के आंदोलन को लेके, वो अपनी जगह ठीक है, वो एक राजनीतिक मामला है, उसके लिए कांग्रेस भाजपा को भिड़ने दें। लेकिन उससे अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटन नहीं है, विदेशी लोग भी यहाँ के आध्यात्म से प्रभावित हैं, यहाँ के योग से प्रभावित हैं और पर्यटन के लिए आते हैं। तो उसको राजनीतिक रूप से उसके जो संदेश हैं, उसके मैसेज हैं और उनकी जो कथाएं हैं, जिससे दुनिया
को संदेश पहुंच रहा है। जो हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु को यहाँ के नेता नहीं बना रहे हैं, हमारे जो अवतार पुरुष हैं उन्होंने पहले इतने संदेश दे चुके हैं जिससे दुनिया का इस तरफ आकर्षण है और उस आकर्षण से यहाँ आते हैं। तो इसलिए ये टूरिज्म जो धार्मिक टूरिज्म भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है। कृष्ण का तो विश्व नहीं, धराधाम का कायाकल्प किया उन्होंने। ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ दिया था। बिल्कुल ये बात ठीक है, उनके बहुत सारे आयाम हैं, इस पर एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन वाणी जी, एक सवाल जो बार बार समर जी कह रहे हैं, ये काम हम करते हैं फीता आप काट देते हैं। देखिए, कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी सीख दी है जिसके बारे में अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी टिप्पणी की। अभिमान और अहंकार के बीच में उन्होंने हमें तुलना बताई है, हमें दोनों के बारे में नफा नुकसान भी उनकी सीखों में मिलता है और हमें अर्जुन बनना पड़ेगा श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने अंदर समाने के लिए। जो कांग्रेसियों में जितना अहंकार है, अब मुझे ये बताइए, जो इन्होंने नींव रखी ये बोलते हैं, कौन सी नींव? देश को 70 साल खोखला किया। जो इनका पहला प्रधानमंत्री था वो तो देश को धर्म के आधार पर तोड़ने के बाद ने खुद प्रधानमंत्री बने थे, किसी चुनाव के बाद बने थे वो पहले प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। तो जिनकी नींव तुष्टीकरण के आधार पे हो, जिनकी विचारधारा एक परिवार को हमेशा अपने प्रथम स्थान पर रखने की और उसके रबर स्टैंप के जैसे बोलना या अपना कार्य करना, उसके अलावा कोई और विकल्प ना हो, तो ये संस्कार और जितनी भी हमारी संस्कृति की बातें हैं वो कैसे उनको स्वीकार करेंगे? जो समाज अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है वो बिल्कुल विनाश के ओर बढ़ता है। और अगर ये कहते हैं कि देश ने, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें स्थापित की देश में, तो विगत 2014 के बाद देश का जो कायाकल्प हुआ है, देश में जो परिवर्तन आया है, चाहे हम आंतरिक बाहरी सुरक्षा को लेकर कर ले, महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, हम जनजातीय क्षेत्र की बात कर ले, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, हम हमारे विदेश नीति और विदेश संबंधों की बात कर रहे हैं, हम भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से पहचान और जिस तरीके से एक विश्व में एक स्वीकार्यता मिल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इनको भी पता है कि चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे वो राजीव गांधी थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने किस तरीके से झोली फैला कर कॉम्प्रोमाइज तरीके से भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज ही किया है। 70 साल की राजनीति में आप और हम, आप पत्रकार हैं तो मुझसे ज्यादा आपने इंट्रोस्पेक्शन की है इन विषयों पर, और मुझे लगता है कि इस पर भी एक बहुत विस्तारित चर्चा हो सकती है आज के टॉपिक को छोड़कर। ठीक बात। एक समर सिंह जी, एक तो मैडम ने एक बात कही कि जो लोग संस्कृति छोड़ देते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है? आपने संस्कृति छोड़ी, तुष्टीकरण की बार-बार, कि क्या आपको पता है 70 साल कांग्रेस ने राज किया है? ये हमारे इनके 70 साल के पूरे कार्यकाल में अपने भी 8-10 साल जो है प्लस कर देते हैं। 70 साल राज नहीं करा है मैडम, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात आपने कहा, और आप दरखास्त करूंगा कि मैं थोड़ा पढ़ के आप आइए करें, जानकारी आप लेके आइए करें कि देश को तोड़ना किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। 2 स्टेट थ्योरी कौन लेके आया? आपकी पार्टी के पूर्व में जो संगठन थे वो लेकर आए, ठीक है। तो आप पहले अध्ययन करके आए, उसके बाद में इस प्रकार की झूठ और बकवास जो है वो यहाँ के जनता के लोगों को पहुंचाए। ये बकवास करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि कुछ भी मुंह में आया और आपने बोल दिया। इतिहास नहीं, यहाँ कोई बकवास नहीं कर रहा, सब अपने लॉजिक रखते हैं। शब्दों का उपयोग पहले इतिहास को पढ़कर आए और उसके बाद में यहाँ पर कुछ बोले। दूसरी बात, कायाकल्प करा है इन्होंने कहा कि 2014 के बाद कायाकल्प हुआ है। बहुत कायाकल्प हुआ है। 48 का पेट्रोल जो था वो 48 का डीजल तक जो था वो 92-90 रुपए हो गया। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। तो महिलाओं के, अरे नहीं था क्या? 2013 के अंदर डीजल के रेट बता दीजिए इनको। गूगल है आपके पास में, गूगल है आपके पास में, देख लीजिए। झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पर आके। एक जिम्मेदार महिला होने के बाद में टीवी चैनल, राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है। आप झूठ कह रही है। ठीक है, देखिए मेरे को पूरी बात करने दीजिए मेरी। देखिए, बहुत जल्दी बात करिए समर सिंह जी। ठीक है। दूसरी बात, बोले महिलाओं का उत्थान हुआ है।
अमेरिका और अन्य कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला है कि महिलाएं जो है वो अकेली भारत ना जाएं। बलात्कार के अंदर आप 37वें नंबर पर, जो सबसे असुरक्षित देश है, 145 ठीक है, मैं जरा नंबर पर। ठीक है, वाणी जी से जवाब ले लेता हूँ। समर सिंह जी, एक मिनट, जरा वाणी जी से जवाब लेता हूँ। इनको जवाब दे दूंगा ना। अभी तक तो ये कह रहे थे ना, ये बोल रहे वंशवाद, ये बोल रहे ठीक है समर सिंह जी, ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं उनका। जो बासुरी स्वराज है उसको अनाथ आश्रम से उठा के लेकर आया क्या? ठीक है समर सिंह जी, जरा जवाब सुन लीजिए उनका। अनाथ आश्रम से आया है क्या? ठीक है, एक मिनट समर सिंह जी, वाणी जी बोलिए। योगी राज जी, पहली बात तो मुझे लगता है आईएनडी की डिबेट में अगर अभद्र भाषा कांग्रेस प्रवक्ता इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, और वो भी भाषा महिलाओं के लिए इस प्रकार से, बिल्कुल हो, ये तो ऑब्जेक्शन है, मैं उसको पहले भी कहा, और आप ऑब्जेक्ट करें। योगी राज जी, कौन सी अभद्र भाषा करी मैंने? नहीं, आपकी शब्द शैली पर एक शब्द बकवास, जो कौन सा अभद्र शब्द? अपने को बकवास जैसे शब्दों से बचना चाहिए। ये झूठ, ये हमारे नेताओं के लिए झूठ बोले तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो शब्द एक बकवास आया उससे बचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से भी फटकार पड़ती है। ठीक है। अब चूंकि वो यही जाता है कि जन्माष्टमी के मौके पर हम कुछ मल्ल अखाड़े में उतर जाते हैं। ठीक है, चूंकि समय अभी इतना ही था। प्रकाश जी, मैं आपसे लेना चाहता था, लेकिन चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने पहली पारी में धुआंधार बल्लेबाजी कर दी और कृष्ण का जो व्यापक स्वरूप, जो विराट स्वरूप है, उसका परिचय कराया। खैर, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको दोबारा से बहुत बहुत बधाई, और ये पर्व हर्षोल्लास के साथ आप मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो आईएनडी एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।